नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल SB ज्ञान रथ पर फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी की तैयारी बड़े जोरों से चल रही होगी। दोस्तों, हम आपके अपने YouTube चैनल SB ज्ञान रथ पर राजस्थान का ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे और राजस्थान के ज्योग्राफी में जो हमारी क्लासें हो चुकी थी वो 4 क्लासें हो चुकी थी और आज जो क्लास है वो क्लास नंबर 5 है। अपन ने राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के बारे में पढ़ लिया था, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में पढ़ लिया था और राजस्थान की जो अंतरराज्यीय सीमा थी उसके बारे में पढ़ लिया था। और उसके बाद अपना जो चौथा लेक्चर रहा था वो रहा था कि राजस्थान का भौतिक विभाजन। तो अपन ने पढ़ लिया था उसमें कि कितने भौतिक विभागों में राजस्थान को बांटा गया है। आज का जो अपना वीडियो रहेगा वो रहेगा कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, यानी राजस्थान को अपन ने 4 भागों में बांटा था और आज उसका पहला पार्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल SB ज्ञान रथ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जो भी क्लास आएगी आपको नोटिफिकेशन तुरंत रूप से मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय, अपन ने राजस्थान का भौतिक विभाजन 4 भागों में बांटा था। उसमें अपन ने पहला बताया था कि जो पहला है वो है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा है वो है मध्यवर्ती अरावली और तीसरा था वो बताया था अपन ने पूर्वी मैदानी प्रदेश और जो चौथा बताया था वो बताया था दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। उसमें आज अपन पहला पढ़ने जा रहे हैं उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पहले इसे अपन जान लेते हैं कि ये राजस्थान का मैप है। अपन जानते हैं कि जो ये वाला क्षेत्र है ये इसको अपन ने ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। कौन सी है? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है जो राजस्थान को पश्चिमी मरुस्थल से अलग करती है। और जो ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है ये अरावली के समांतर गुजरती है। और ये जो अरावली है या 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है ये राजस्थान को 2 भागों में बांट देती है। एक पश्चिमी राजस्थान हो गया और एक पूर्वी राजस्थान हो गया। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं केवल और केवल पश्चिमी राजस्थान यानी उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को भी 2 भागों में बांटा गया है। यहां से एक वर्षा रेखा गुजरती है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। एक जो भाग है ऊपर वाला ये रहेगा शुष्क मरुस्थल और ये ऊपर वाला जो भाग रहेगा वो कौन सा होगा? शुष्क मरुस्थल। और जो भाग 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा और 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के मध्य का जो क्षेत्र है उसे जाना जाता है अर्ध मरुस्थल। अर्ध मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। तो जो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा थी उसने राजस्थान को 2 भागों में बांट दिया, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान। और ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है वो अरावली के समांतर जाती है। उसके बाद उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसको भी अपन ने 2 भागों में बांट लिया। किस आधार पर? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के जो पश्चिम में जो क्षेत्र है वो क्या है? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। और 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा और 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के जो मध्य का जो क्षेत्र है उसको अपन
अर्ध मरुस्थल या अर्ध शुष्क मरुस्थल के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं कि जो शुष्क मरुस्थल है, शुष्क मरुस्थल को भी दो भागों में बांटा गया है। शुष्क मरुस्थल को भी कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। तो अपन यहां से बात कर लेते हैं कि उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, उसको कितने भागों में बांट लिया? पहला हो गया शुष्क मरुस्थल, और जो दूसरा हो गया वो क्या हो गया? पहला कौन सा हो गया? शुष्क मरुस्थल, और जो दूसरा हो गया वो हो गया अर्ध शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल। अब शुष्क मरुस्थल को भी दो भागों में बांटा गया है। शुष्क मरुस्थल को भी कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। और शुष्क मरुस्थल को जो दो भागों में बांटा गया है उसमें जो पहला है भाग है वो है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, और दूसरा जो होगा वो होगा बालू का मुक्त स्तूप, बालू का मुक्त स्तूप प्रदेश। ठीक है दोस्तों, ये चीजें आशा करता हूं कि ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी कि जो पश्चिमी मरुस्थल था उसको अपन ने दो भागों में बांटा, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। और शुष्क मरुस्थल को भी अपन ने कितने भागों में बांटा? दो भागों में बांटा, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और बालू का मुक्त स्तूप प्रदेश। यानी जो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश में वो क्षेत्र आएगा जिसमें बालू के टीले, स्तूप का मतलब क्या हो गया कि जो मिट्टी के ढोरे या टीले पाए जाते हैं, और बालू का मुक्त स्तूप प्रदेश में वो क्षेत्र आएगा जिसमें बालू के टीले या स्तूप नहीं पाए जाते। ठीक है, और जो ये बालू का मुक्त स्तूप प्रदेश है वो यहाँ एक जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र पड़ता है, जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र पड़ता है, जिसके 10 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है उसके पश्चिम में दो जिलों में पड़ता है। कौन कौन सा? बाड़मेर और जैसलमेर में, बाड़मेर और जैसलमेर में यह क्षेत्र पड़ता है। कौन सा? बालू का मुक्त स्तूप प्रदेश, जहां पर पथरीला मरुस्थल पाया जाता है, बालू के टीले नहीं पाए जाते हैं। ये तो बात हो गई किसकी? शुष्क मरुस्थल की। अब अपन दूसरी जो बात करते हैं वो है कौन सा? अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को चार भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में बांटा गया है। पहला है घग्गर का मैदान। पहला कौन सा है? घग्गर का मैदान। दूसरा है शेखावाटी प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश। घग्गर का मैदान गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में पाया जाता है, और जो शेखावाटी प्रदेश है वो शेखावाटी क्षेत्र यानी सीकर, चूरू और झुंझुनू जिलों में पाया जाता है। और जो तीसरा है वो है नागौरी उच्च भूमि। कौन सा है? नागौरी उच्च भूमि। और जो चौथा है वो है लूणी बेसिन। चौथा कौन सा है? लूणी बेसिन। लूणी बेसिन यानी जिस क्षेत्र में लूणी नदी बहती है उस क्षेत्र में ये आता है। तो अपन ने अर्ध शुष्क मरुस्थल को दो भागों में बांटा था, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और बालू का मुक्त स्तूप प्रदेश। और जो अर्ध शुष्क मरुस्थल था उसको अपन ने चार भागों में बांटा है,
घग्गर का मैदान, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और लूणी बेसिन। अब अपन मैप में ये देख लेते हैं कि ये क्षेत्र कहां कहां पर पड़ते हैं। तो पहले बात करते हैं जो घग्गर का मैदान है, जो घग्गर का मैदान है, इस रेखा को थोड़ा सा हल्का सा ऊपर खींच दो। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये कौन सा है? घग्गर का मैदान। ये वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है? सॉरी एक मिनट, मैदान। ये वाला जो क्षेत्र है गंगानगर हनुमानगढ़ वाला, जिसमें गंगा घग्गर नदी प्रवेश करती है, उसको किस नाम से जाना जाता है? घग्गर का मैदान। दूसरा जो क्षेत्र है वो है शेखावाटी, शेखावाटी प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश। इस शेखावाटी प्रदेश में मुख्य रूप से सीकर, चूरू और झुंझुनू जिले आते हैं। और जो तीसरा है वो है नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि वो तीसरा प्रदेश है। और चौथा और जो अंतिम है वो है लूणी बेसिन, लूणी बेसिन। यानी जो अर्ध शुष्क मरुस्थल था उसको अपन ने कितने भागों में बांट दिया? पहला कौन सा है? घग्गर का मैदान, दूसरा कौन सा है? शेखावाटी प्रदेश, तीसरा कौन सा है? नागौरी उच्च भूमि, और चौथा कौन सा है? लूणी बेसिन। ये चीज आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब अपन बात करते हैं, हाँ, इस मैप को ऐसे के ऐसे ही बना लेना जिससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। ऐसे के ऐसे ही इसको बना लेना। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं कि मरुस्थल की सखरा, एक शब्द है सखरा। ये जो सखरा शब्द है ये अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का सखरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ मरुस्थल होता है, जिसका अर्थ क्या होता है? मरुस्थल होता है। सखरा जो अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? मरुस्थल होता है। और मरुस्थल का मतलब क्या होता है? वनस्पति विहीन क्षेत्र। मरुस्थल का अर्थ क्या होता है? वनस्पति विहीन जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है? मरुस्थल। अब अपन बात करते हैं कि जो थार का मरुस्थल है, राजस्थान में कौन सा मरुस्थल पड़ता है? थार का मरुस्थल। जो थार का मरुस्थल है वो ग्रेट पैलियो आर्टिक अफ्रीका मरुस्थल का, कौन से का? ग्रेट पैलियो आर्कटिक, ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का पूर्वी भाग है। कौन सा है? ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का क्या है? पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि थार का मरुस्थल ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का क्या है? पूर्वी भाग है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि ये मरुस्थल किन किन देशों में एक रूप से फैला हुआ है, जो क्रमबद्ध रूप से फैला हुआ है। अपन बात करते हैं अफ्रीका हो गया, अफ्रीका हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफ्रीका हो गया, पाकिस्तान हो गया, भारत देशों में ये क्रमबद्ध रूप से फैला है। कौन सा? थार का जो मरुस्थल है वो किसका भाग है? जो अफ्रीका और पाकिस्तान और भारत के मरुस्थल का एक प्रकार से भाग है, जो ग्रेट पोलियो आर्टिक अफ्रीका मरुस्थल का क्या है? पूर्वी भाग है। अब अपन बात करते हैं कि जो थार का मरुस्थल है,
थार का मरुस्थल विश्व में, थार का जो मरुस्थल है वो विश्व में 17वां नंबर का सबसे बड़ा मरुस्थल है। जो थार का मरुस्थल है वो विश्व में 17वें नंबर का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अब अपन बात करते हैं कि जो थार का मरुस्थल है वो किसका अवशेष है। थार का जो मरुस्थल है वो किसका अवशेष है। अपन ने इससे पहले वीडियो में बात की थी कि थार का मरुस्थल किसका अवशेष है। आपको कमेंट बॉक्स में बताओ कि थार का जो मरुस्थल है वो किसका अवशेष है। अपन ने बताया था कि जो थार का जो मरुस्थल है वो टेथिस सागर का अवशेष है। यानी जो थार के मरुस्थल का जो निर्माण हुआ है वो किसके पद चिन्हों पर हुआ है, टेथिस सागर के। जिस दिन अपन ने राजस्थान के भौतिक विभाजन को कितने पार्टों में पढ़ा था, 4 पार्टों में। उस दिन बताया था कि जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो किसका अवशेष है, टेथिस सागर का है। ठीक है। उसके बाद जो मध्यवर्ती अरावली क्षेत्र आता है वो किसका, गोंडवाना लैंड का है। और उसके बाद जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो किसका बताया था, टेथिस सागर का। और जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश बताया था वो किसका बताया था, गोंडवाना लैंड का भाग या अवशेष बताया था। ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, ये अपन ने जो थार के मरुस्थल के बारे में हल्का सा बेसिक जानना है। अब अपन जानेंगे कि जो थार का मरुस्थल है वो जो उसका क्षेत्र है, थार के मरुस्थल पूरे राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 61.11 कितना 61.11% क्षेत्र पर फैला है। कौन सा, थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल पूरे राजस्थान, यानी एक चीज आप अच्छे से समझो, यदि अपन पूरे राजस्थान के क्षेत्रफल को कितना माने, 100 माने, कितना माने, 100 माने, तो 61.11% पर कौन फैला है, अकेला थार जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। आशा करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। उसके बाद अपन बात करते हैं कि राजस्थान के कितने क्षेत्रफल पर फैला है, 61.11% पर। उसके बाद जो जनसंख्या है, राजस्थान की कुल जनसंख्या का 40% इस क्षेत्र पर क्या है, निवास करता है। तो ये चीज हमें अपन को अच्छे से तरीके से दिख रही है कि क्षेत्र क्या है, अधिक है, और जनसंख्या क्या है, कम रहती है क्षेत्रफल की तुलना में। क्योंकि अपन जानते हैं कि थार का जो मरुस्थल है वो क्या है, जनसंख्या विरल प्रदेश है। यहां पर जनसंख्या क्या है, कम मात्रा में रहती है, लोग कम रहना पसंद करते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं कि इस क्षेत्र में जो मिट्टी मिलेगी वो मिलेगी रेतीली व बलुई मिट्टी मिलेगी। इस क्षेत्र में जो मिट्टी मिलेगी वो कैसी मिलेगी, रेतीली और बलुई मिट्टी मिलेगी। और इस क्षेत्र में जो जलवायु पाई जाएगी, पश्चिमी राजस्थान में जो जलवायु पाई जाएगी वो कैसी पाई जाएगी, शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाएगी। जलवायु कैसी पाई जाएगी, शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु इस क्षेत्र में पाई जाएगी। उसके बाद अपन बात करते हैं कि थार के मरुस्थल की विशेषता। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। थार का मरुस्थल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 61.11% पर फैला है। जनसंख्या इसमें 40% निवास करती है। मिट्टी रेतीली है, बलुई मिट्टी है। उसके बाद जो जलवायु है वो इस क्षेत्र में कैसी पाई जाती है, शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। अब अपन पढ़ते हैं कि थार के मरुस्थल की विशेषता। क्या पढ़ते हैं,
थार के मरुस्थल की विशेषता। थार के मरुस्थल की विशेषता, विशेषता में अपन पढ़ेंगे। पहले आपने एक शब्द सुना होगा, उस पर ध्यान दो कि मरुस्थल का मार्च क्या है। मरुस्थल का मार्च, क्या? मरुस्थल का मार्च। मरुस्थल के मार्च का अर्थ यह होता है कि मरुस्थल का आगे बढ़ना। मरुस्थल के मार्च का मतलब क्या होता है? मरुस्थल का आगे बढ़ना। मरुस्थल का बढ़ना, मरुस्थल का बढ़ना ही क्या कहलाता है? मरुस्थल का मार्च। और मरुस्थल मुख्य रूप से जो बढ़ता है ना, वो मार्च से जो जून का महीना होता है राजस्थान में, उस समय लूएं चलती हैं, तेज हवा चलती है, जिसके कारण क्या है, धोरे अपना स्थान परिवर्तन कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। इसके कारण क्या है, मरुस्थल का क्या हो रहा है, मार्च हो रहा है। उसके बाद अपन बात करते हैं विशेषता में, दूसरा है कि टाट या रन। बहुत बार दोस्तों ये सब पूछा जाता है एग्जामों में कि टाट या रन क्या है। तो टाट या रन ध्यान से सुनो कि जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसमें अस्थायी जो झीलें हैं, क्या है, अस्थायी झील। पश्चिमी मरुस्थल में अस्थायी जो झीलें हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, टाट या रन। यानी पश्चिमी राजस्थान में जैसे ही अधिक वर्षा होती है तो क्या है, जो धोरे होते हैं, टीले होते हैं, उनका जो नीचे हिस्सा होता है, उसमें क्या है, पानी क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। और हम जानते हैं कि पश्चिमी राजस्थान की जो मिट्टी है, उसके नीचे जिप्सम की क्या पाई जाती है, परत पाई जाती है, जिसके कारण उस जिप्सम की परत के कारण वो पानी क्या है, जमीन के अंदर रिस नहीं पाता है और छोटी छोटी अस्थायी झीलों का पश्चिमी राजस्थान में निर्माण हो जाता है, जिनको अपन क्या कहते हैं, टाट या रन। ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि जो राजस्थान मरुस्थल का मार्च हो रहा है, मरुस्थल का मार्च, मरुस्थल का जो मार्च हो रहा है वो किस दिशा में हो रहा है। तो अपन ने बात की थी कि मरुस्थल का मार्च क्या कहलाता है, कि मरुस्थल का मूल स्थान से दूसरे स्थान पर बढ़ना या अधिक होना ही क्या कहलाता है, मरुस्थल का मार्च। तो जो मरुस्थल का मार्च हो रहा है वो हो रहा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है। तो मरुस्थल का जो मार्च हो रहा है वो किधर से किधर हो रहा है, मरुस्थल का जो मार्च हो रहा है वो कहां से कहां हो रहा है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। यानी जो ये क्षेत्र है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर क्या है, निरंतर रूप से जो थार मरुस्थल का क्या है, वो विस्तार हो रहा है या क्या हो रहा है, मार्च हो रहा है। अब जो मरुस्थलीकरण है ना, जो थार के मरुस्थल का मार्च है, उसके बढ़ने का कारण क्या है, यानी अपन लिख सकते हैं मरुस्थलीकरण बढ़ने का कारण है ना, बढ़ने का कारण कि राजस्थान में निरंतर रूप से क्या है, मरुस्थल का मार्च हो रहा है या मरुस्थल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो उसका कारण क्या है, और जो पहला कारण है वो है वायु द्वारा। वायु द्वारा राजस्थान में सबसे अधिक मरुस्थल का क्या होता है, मार्च होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि राजस्थान में सबसे अधिक जो मरुस्थल का मार्च होता है वो किसके द्वारा होता है, तो वो किसके द्वारा होता है, वायु द्वारा। और लगभग 44.42% जो मार्च होता है वो किसके द्वारा होता है, वायु द्वारा।
उसके बाद अपन बात करते हैं कि जो दूसरा है वो है जल द्वारा। जल द्वारा यानी जल द्वारा जो राजस्थान में मरुस्थल का मार्च होता है वो होता है कितना, 11.20%। कितना होता है, 11.20%। हालांकि इन क्वेश्चनों को पूछता नहीं है एग्जामिनर, पर एग्जामिनर के मुंड का कुछ नहीं पता है, पूछ लेता है। बाकी यही पूछता है कि निम्न में से मरुस्थल के बढ़ने का कारण कौन सा नहीं है या कौन सा है, तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि तीसरा जो है वो है पेड़ों के कटाव। पेड़ों के कटाव के द्वारा अपन जानते हैं कि जहां पर पेड़ होते हैं, पेड़ की जो जड़ होती है वो मिट्टी को बांधे रखती है, और निरंतर रूप से जो वनोन्मूलन हो रहा है, वृक्षों की कटाई हो रही है, उसके कारण जो मरुस्थल का मार्च निरंतर रूप से बढ़ता जा रहा है। और जो तीसरा है चौथा है जो अन्य कारण है, जिसको अपन क्या है, मानवीय कारण भी लगा सकते हैं। मानवीय कारण यानी जो मानवीय कारण है वो इसमें कौन कौन से आते हैं मरुस्थल का प्रसार होने से। पहला आ गया पशुचारण। पशुचारण यानी अत्यधिक पशुचारण के कारण भी क्या है, मरुस्थलों का क्या होता है, मार्च होता है। किस कारण होता है कि जैसे जितने अधिक पशु चरेंगे उनके जो एक प्रकार से खुर होते हैं, उनसे क्या है, जमीन क्या है होती है, कटती है, टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ती है, और जब तेज हवा चलती है तो उससे क्या है, मरुस्थल का क्या होता है, मार्च हो जाता है, या मरुस्थल क्या है, अधिक बढ़ जाता है। दूसरा अपन ने वनों का कटाव पढ़ ही लिया, और जो तीसरा अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के कारण भी जो वनों का है वो मरुस्थल का क्या हो रहा है, मार्च हो रहा है, या मरुस्थल निरंतर रूप से बढ़ता जा रहा है। अब अपन बात करते हैं कि जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, उसे दो भागों में बांटा गया है। अपन ने बता लिया कि कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। पहला कौन सा हो गया, शुष्क मरुस्थल, और दूसरा कौन सा हो गया, अर्ध शुष्क मरुस्थल। अब अपन बात करते हैं, पहले पढ़ेंगे अपन शुष्क मरुस्थल को। शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल को भी अपन ने कितने पार्टों में बांटा है, दो पार्टों में बांटा है। और जो पहला पार्ट है उसको अपन ने नाम दिया है क्या, बालू का युक्त प्रदेश। कितना को क्या नाम दिया है, बालू का युक्त प्रदेश। बालू का युक्त प्रदेश। वह दूसरा जो नाम दिया है वो है बालू का स्तूप, और लगाना है स्तूप मुक्त प्रदेश। बालू का स्तूप है ना, यहां पे स्तूप शब्द और लगाना, स्तूप युक्त प्रदेश। यानी जिस क्षेत्र में क्या है, बालू का स्तूप पाए जाते हैं, और जिन क्षेत्रों में बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं, उस प्रकार से अपन ने मरुस्थल को, शुष्क जो मरुस्थल है उसको कितने भागों में बांटा है, दो भागों में। एक तो हो गया बालू का युक्त प्रदेश, और दूसरा कौन सा हो गया, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। अब जो बालू का युक्त प्रदेश है वो मरुस्थल के 58.50% भाग पर फैला है। कितने पर फैला है, 58.50% भाग पर फैला है। और जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है वो 41.50% भाग पर फैला है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है
कि जो बालू का युक्त प्रदेश है वो कितने प्रतिशत भाग पर फैला है और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है वो कितने प्रतिशत भाग पर फैला है। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करते हैं, पहला पढ़ेंगे बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश को अपन इसके बाद पढ़ेंगे। तो अपन बात करते हैं कि जो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है, यानी जो बालू टीलों का या स्तूप का मतलब हो गया टीले, बालू के टीले या मिट्टी के जो टीले हैं, जो मिट्टी के जो टीलों का जो निर्माण होता है वो जो सर्वाधिक होता है, यानी जो टीलों का निर्माण जो सर्वाधिक होता है ना, बालू के टीलों का जो निर्माण जो सर्वाधिक होता है वो होता है मार्च से जून महीने में। राजस्थान में जो बालू के टीलों का जो निर्माण होता है वो जो सर्वाधिक होता है वो कब होता है, मार्च से, सॉरी जून नहीं, जुलाई आएगा ना, क्योंकि जुलाई में भी राजस्थान के ऊपर पड़ता है, जुलाई में, मार्च से जुलाई महीने में, क्योंकि इस समय मार्च से जुलाई महीने में राजस्थान में जो आंधियां हैं या लू है वो क्या है, बहुत तेज मात्रा में चलती है, जिससे क्या है, रेत एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर क्या हो जाता है, निक्षेपित हो जाता है और टीलों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो इस रेत के जो टीलों का निर्माण होता है वो सर्वाधिक राजस्थान में कब से कब होता है, मार्च से जुलाई तक। अब अपन बात करते हैं, एक शब्द सुना होगा आपने, धरियन। जो धरियन शब्द है वो रेत के टीलों को जैसलमेर में स्थानीय भाषा में, रेत के टीलों को जैसलमेर में स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, धरियन कहा जाता है। यानी जैसलमेर में जो रेत के टीले होते हैं उसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, धरियन कहा जाता है। अब अपन बात करते हैं कि आशा करता हूं कि ये चीजें जो अपन करवा रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब अपन बात करते हैं कि बीकानेर, बाड़मेर तथा जैसलमेर की सीमा के सहारे अधिक स्तूपों का विस्तार मिलता है, इसलिए इस क्षेत्र को क्या है, महान भारतीय मरुस्थल भी कहते हैं। इधर देखो कौन कौन सा, बीकानेर, बाड़मेर व जैसलमेर, ऐसे लिखो, महान भारतीय मरुस्थल, महान भारतीय मरुस्थल, यानी बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर की सीमा के सहारे जो पाकिस्तान वाले क्षेत्र है, जो रेड क्लिफ रेखा है, उसके जो सहारे वो क्या है, टीलों का जो निर्माण है वो क्या है, सबसे अधिक मिलता है। धोरों का निर्माण क्या मिलता है, सबसे अधिक मिलता है। इसी कारण जो इस क्षेत्र है कौन कौन सा, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर वाला क्षेत्र है, जो सीमावर्ती क्षेत्र है पाकिस्तान के साथ लगता हुआ, उसको महान भारतीय मरुस्थल भी कहते हैं। ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी उस क्षेत्र को अपन कहते हैं। अब अपन बात करते हैं कि जो थार का मरुस्थल है, थार का जो मरुस्थल है वो विश्व का एकमात्र ऐसा मरुस्थल है जिसका निर्माण दक्षिणी पूर्वी हवाओं के द्वारा हुआ है। दक्षिणी पश्चिमी, थार का मरुस्थल एकमात्र ऐसा थार का जो मरुस्थल है वो एकमात्र विश्व का ऐसा मरुस्थल है जिसका जो निर्माण हुआ है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं से हुआ है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत बार पूछा गया है कि थार के मरुस्थल का निर्माण किससे हुआ है, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं से, मतलब इस क्षेत्र से जो हवाएं जाती हैं उसके द्वारा ही क्या है, थार के मरुस्थल का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है।
अब अपन बात करते हैं बालू का स्तूप। बालू का स्तूप, बालू का स्तूपों के निर्माण के बारे में अपन बात करते हैं कि पवन के द्वारा, पवन यानी हवा के द्वारा मिट्टी का उत्सर्जन व उसका जो निक्षेपण होता है, पवन के द्वारा या वायु के द्वारा जो मिट्टी का अपर्दन और जो निक्षेपित होता है, उसी के द्वारा क्या है, बालू का स्तूपों का क्या होता है, निर्माण होता है। बालू का स्तूपों का निर्माण कैसा होता है, वायु के द्वारा मिट्टी का अपर्दन या उसका निक्षेपण होने से, अपर्दन के बाद उसका निक्षेपण होने से बालू का जो स्तूप है उनका क्या होता है, निर्माण होता है। अब अपन बात करते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में किस किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान में किस किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं, और जो पहला बालू का स्तूप है वो है अनुदैर्ध्य, कौन सा, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। अनुदैर्ध्य या इसको एक शब्द और बोलते हैं पवनानुवर्ती, पवनानुवर्ती बालू का स्तूप। अनुदैर्ध्य या इसका दूसरा नाम क्या है, पवनानुवर्ती बालू का स्तूप। दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो पवनों के अनुरूप यानी पवनानुवर्ती, यानी जिस क्षेत्र में हवाएं चल रही है, जिस क्षेत्र में एक दिशा से दूसरी दिशा में हवाएं चल रही है, उसी के द्वारा क्या है, उसी के समांतर क्या है, स्तूपों का निर्माण हो जाता है। यानी इसमें अनुदैर्ध्य या पवनानुवर्ती बालू का स्तूपों का निर्माण क्या होगा, हवा के समांतर, हवा के क्या है, एक लाइन में लिख लो कि अनुदैर्ध्य या पवनानुवर्ती, पवनानुवर्ती का क्या है, पवन के अनुरूप क्या है, बालू का स्तूपों का निर्माण होगा। हवा के क्या है, समांतर बालू का, जो बालू का स्तूपों का निर्माण होगा उनको क्या कहेंगे अपन, अनुदैर्ध्य या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप। यानी इस प्रकार से क्या है, बालू का स्तूपों का निर्माण हो जाएगा और हवा क्या है, इस प्रकार से चल रही होगी। उसके बाद अपन बात करते हैं कि जो पवनानुवर्ती या अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है उनका जो विस्तार है वो किन किन जिलों में पाया जाता है। जैसलमेर, बाड़मेर विस्तार, इनका जो विस्तार है वो पाया जाएगा जैसलमेर, बाड़मेर व जोधपुर ग्रामीण जिलों में इनका क्या है, इन बालू का स्तूपों का क्या पाया जाएगा, विस्तार पाया जाएगा। और जैसलमेर, बाड़मेर व जोधपुर ग्रामीण जिलों में कौन से अनुदैर्ध्य बालू का या पवनानुवर्ती बालू का स्तूपों का निर्माण होता है या पाए जाते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं कि दूसरे जो बालू का स्तूप है वो है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। दूसरा जो बालू का स्तूप है उसका नाम है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का जो स्तूप है उनको अपन समकोण बालू का स्तूप भी कह सकते हैं, समकोण बालू का स्तूप भी कह सकते हैं, जो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है। इनकी जो आकृति होगी ये क्या है, वो हवा के समकोण पे बनेंगे, हवा के समकोण, हवा के समकोण पर बनेंगे। कौन से, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, यानी ये जो 90 डिग्री पर बनेंगे इस प्रकार से कि जैसे कोई पेड़ या कोई दीवार या कोई भी चीज मरुस्थल के अंदर आ गई और हवा क्या है अपने साथ क्या है, मिट्टी को लाई जा रही है, या कोई झाड़ी आ गई, पेड़ आ गया, कोई भी अवरोधक वस्तु जब मरुस्थल में आ जाती है और
पवनों द्वारा या वायु द्वारा क्या है, मिट्टी को क्या है निरंतर रूप से लाकर क्या है इस दीवार के समांतर क्या है जमा कर दिया जाता है। ये हवा इस प्रकार से दिशा है, तो क्या है इस प्रकार से मिट्टी जो जमा कर दी जाएगी किसी भी अवरोध के कारण, तो वहां पर जो बालू का स्तूपों का निर्माण होगा वो कौन सा होगा, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। इन जो अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों का जो विस्तार है वो कहां कहां पाया जाएगा, अपन बात करते हैं। विस्तार पाया जाएगा एक तो पुंगल में, कहां कहां पाया जाएगा पुंगल, रावतसर व हनुमानगढ़ क्षेत्र में इस प्रकार के बालू का स्तूपों का प्रसार या विस्तार पाया जाएगा। उसके बाद जो अगला बालू का स्तूप है तीसरे टाइप का, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तीसरे टाइप का जो बालू का स्तूप है वो है बरखान। बरखान या इसका एक अन्य नाम है अर्ध चंद्राकार। बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, इनका जो निर्माण होगा वो इस प्रकार से होगा। इनका जो निर्माण होगा कि पवन इस दिशा में चल रही है और इनका जो निर्माण होगा वो क्या होगा, घोड़े के नाल की दिशा में होगा। ठीक है, कैसे होगा, घोड़ी के नाल की दिशा में होगा। और बहुत बार पूछा जाता है कि बरखान स्तूप किस आकृति के होते हैं, तो किस आकृति के होते हैं, अर्धचंद्राकार आकृति के होते हैं। और जो बरखान जो स्तूप है वो किस क्षेत्र में पाए जाएंगे, बरखान जो स्तूप है वो क्षेत्र में पाए जाएंगे, किस क्षेत्र में पाए जाएंगे, शेखावाटी क्षेत्र में। मोस्टली बरखान जो स्तूप है वो मोस्टली शेखावाटी क्षेत्र में आपको पाए जाएंगे। और बरखान स्तूपों की जो एक क्वालिटी और है कि ये मध्य से क्या होते हैं, ऊंचे होते हैं और किनारों पर क्या होते हैं, नीचे होते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं पैराबोलिक स्तूप। चौथा जो है वो है पैराबोलिक बालू का स्तूप। पैराबोलिक बालू का स्तूप, इनको एक अन्य नाम से यानी हेयर पिन, महिलाओं की जो हेयर पिन आपने देखा होगा, चिमटी जो लगाती हैं उस आकृति के होते हैं। कौन से, पैराबोलिक बालू का स्तूप, किसके, महिलाओं के हेयर पिन के समान होते हैं। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि महिलाओं के हेयर पिन के आकार के जो बालू का स्तूप होते हैं वो कौन से होते हैं, पैराबोलिक बालू का स्तूप। ये क्या है, जो अपन ने अभी जो पढ़ा था बरखान बालू का स्तूप, उसके क्या होते हैं, जस्ट विपरीत होते हैं। उसके जस्ट क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। और इनका जो ये किस आकृति में बनेंगे, इस आकृति में बनेंगे। और इस प्रकार से क्या है, जो पवन चल रही है इस प्रकार से टीलों का क्या कर देंगे, ये निर्माण कर देंगे। महिलाओं के हेयर पिन के आकृति के होते हैं कौन से, पैराबोलिक स्तूप। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे बालू का स्तूप जो संपूर्ण राजस्थान के मरुस्थली जिलों में पाया जाता है ना, तो संपूर्ण जिलों में, संपूर्ण मरुस्थली जिलों में जो बालू का स्तूप पाया जाएगा वो कौन सा पाया जाएगा, पैराबोलिक बालू का स्तूप या हेयर पिन बालू का स्तूप। क्योंकि इनकी आकृति कैसी होती है, महिलाओं के हेयर पिन के समान होती है। किसकी आकृति, पैराबोलिक बालू का स्तूपों की जो आकृति होती है वो किसके समान होती है, महिलाओं के हेयर पिन के समान। पांचवा जो स्तूप है
वो है स्टार या तारा बालुका स्तूप। स्टार या तारा बालुका स्तूप, इनका जो निर्माण होता है वो होता है अनियमित पवनों के प्रवाह से। अनियमित हवा के प्रवाह, अनियमित हवा के प्रवाह से जिनका निर्माण होता है वो किसका होता है? तारा बालुका स्तूप का। जो तारा बालुका स्तूप होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं, यानी पवनों की बार बार क्या है? दिशा चेंज होती रहती है। अनियमित रूप से क्या है? पवन बहती रहती है। तो उससे जो निर्माण होगा वो किसका होगा? वो निर्माण होगा तारा बालुका स्तूपों को। यानी अनियमित रूप से जो हवा का क्या है, कभी हवा इधर से आ रही है कभी इधर से आ रही है, तो उस क्षेत्र में किस प्रकार के बालुका स्तूप पाए जाएंगे? अनियमित बालुका वो स्टार तारा बालुका स्तूप पाए जाएंगे। और उसके बाद अपन बात करते हैं इनका जो विस्तार मिलेगा, तारा बालुका स्तूप या स्टार बालुका स्तूप का जो विस्तार जो मिलेगा वो मिलेगा आपको सोहनगढ़ एक तो कहां मिलता है? सोहनगढ़ में, और एक मिलता है गंगानगर में। सूरतगढ़ गंगानगर। और जो सोहनगढ़ पड़ता है वो पड़ता है दोस्तों जैसलमेर में। अपन 5 प्रकार के बालुका स्तूप पढ़ चुके हैं। अब अपन जो छठे प्रकार का जो बालुका स्तूप है उसको अपन पढ़ते हैं, और उसका जो नाम है वो है नेटवर्क बालुका स्तूप। कौन सा है? छठा नेटवर्क बालुका स्तूप। नेटवर्क से आप समझ गए कि ये क्या है? क्रम रूप से बने होते हैं, एक दूसरे से क्या है? नेटवर्क के रूप में जुड़े होते हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं? नेटवर्क बालुका स्तूप। ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। यानी इस प्रकार से एक दूसरे से क्या है? ये बालुका स्तूप एक दूसरे से जो बालुका स्तूप है वो क्या रहेगा? जुड़ा रहेगा। और इन बालुका स्तूपों का जो विस्तार है वो गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में है। विस्तार कहां है इनका? गंगा नगर व हनुमानगढ़ में। ठीक है, ये हो गए अपने 6 प्रकार के बालुका स्तूप। उसके बाद अगला जो पढ़ेंगे अपना एक कंप्लीट हो चुका है। कौन सा? अपन ने जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश था उसको किस में बांटा था? 2 भागों में बांटा था। एक तो बालुका युक्त प्रदेश, अब दूसरा जो रहेगा वो पढ़ेंगे आपा बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। दूसरा कौन सा है? बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। इस क्षेत्र में मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस क्षेत्र के अंतर्गत वह पश्चिमी मरुस्थल का वह क्षेत्र आता है जिसमें बालुका स्तूप या टीलों का निर्माण नहीं होता है। और मोस्टली रूप से जैसलमेर और हनुमानगढ़ का जो पथरीला इलाका है, पथरीला मरुस्थल है, वो इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो अपन पहला बात तो यही करते हैं कि बालुका स्तूपों का
अभाव है। इस क्षेत्र में क्या है, बालू का स्तूपों का क्या है, अभाव है। और यह क्षेत्र जैसलमेर व बाड़मेरी, यह जो क्षेत्र है जैसलमेर व बाड़मेर का चट्टानी भाग है। जैसलमेर व बाड़मेर का चट्टानी भाग है। दोस्तों इसको एक प्रकार से आप हम्मादा भी कह सकते हैं, यानी जो पथरीला जो मरुस्थल होता है उसको क्या है, अपन हम्मादा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हम्मादा भी कहते हैं। मैंने जो क्षेत्र बताया था कि 10 सेंटीमीटर से कम वर्षा जो रेखा होगी, ये जो दो क्षेत्र पड़ रहे हैं कौन कौन से, जैसलमेर व बाड़मेर जो जिले हैं उसमें क्या है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश पाया जाता है। अब अपन इस क्षेत्र के बारे में कुछ विशेष पढ़ लेते हैं कि जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, उसमें कई कई चीजें आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेंगी। जैसे अपन पहले पढ़ते हैं लाठी सीरीज। लाठी सीरीज सबसे बहुत बार, यहां से हजारों बार क्वेश्चन पूछा जाता है लाठी सीरीज से। तो किसके अंतर्गत आती है, ये शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आती है। अपन जानते हैं कि जो लाठी सीरीज है वो क्या है, एक भूगर्भिक जल पट्टी है। भूगर्भिक जल पट्टी है। आप समझो इस प्रकार से, इसका नाम लाठी सीरीज क्यों पड़ा, क्योंकि पश्चिमी जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है वो पूरे चारों तरफ से क्या है, सूखा ही सूखा है, और इसके बीच में एक पानी की क्या है, भूगर्भिक आंतरिक पट्टी है, जो देखने में किस प्रकार से लग रही है, पश्चिमी मरुस्थल में देखने से इस प्रकार से लग रही है कि जैसे कोई लाठी पड़ी हो, जैसे कोई डांग पड़ी हो। इसी कारण इसका नाम क्या रखा गया, लाठी सीरीज, कि चारों ओर रेत ही रेत है, टीले ही टीले हैं, और उसके अंतर्गत एक जल की भूगर्भिक पट्टी है, उसको क्या कहा गया, लाठी सीरीज। अब जो लाठी सीरीज की खोज है वो की थी काजरी ने। किसने की थी, काजरी ने। किसने की थी, जो लाठी सीरीज की जो खोज है वो किसने की थी, काजरी ने, यानी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इसका जो मुख्यालय है वो बहुत पर पूछते हैं कहां पर है, जोधपुर में है। कहां पर है, जोधपुर में है। और जोधपुर अब नया जिले बनने के बाद जोधपुर शहरी में हो गया है। किसका, काजरी का मुख्यालय कहां हो गया है, जोधपुर शहरी में। उसके बाद अपन बात करते हैं कि लाठी सीरीज का विस्तार। विस्तार का मतलब क्या है, ये कहां से कहां तक फैली है। जो लाठी सीरीज है वो कहां से कहां तक फैली है। तो ये जो सीरीज है वो पोखरण से मोहनगढ़ के बीच फैली है, और दोनों ही जगह अपन जानते हैं कहां पर है, जैसलमेर में। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो लाठी सीरीज है वो कहां से कहां तक फैली है, पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक ये सीरीज फैली है, और दोनों ही क्या है, दोनों के दोनों स्थान कहां पर है, जैसलमेर में। अब अपन जानते हैं कि इस लाठी सीरीज के अंतर्गत, इस लाठी सीरीज के चारों ओर एक घास पाई जाती है, एक घास पाई जाती है, और उस घास का नाम है सेवन घास। दोस्तों बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेवन क्या है, सांप की नस्ल है, बहुत घुमा के पूछा जाता है। तो सेवन क्या है, घास है, जो क्या है, लाठी सीरीज के चारों ओर, जो लाठी सीरीज भूगर्भिक जल पट्टी है उसके चारों ओर पाई जाती है। और इस सेवन घास में जो राजस्थान का राज्य पक्षी है क्या है, गोडावन है, वो इसमें छिपकर रहता है। और इसी कारण इस सेवन घास को, जो राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावन, उसकी प्रजनन स्थली भी कहा जाता है। किसको, सेवन घास को क्या कहा जाता है,
इस सेवन घास को गोडाउन की प्रजनन स्थली भी कहा जाता है। अब अपन जानते हैं कि इस क्षेत्र में सेवन घास के अलावा कौन कौन सी घास मिलती है। तो एक का नाम है करड़ घास मिलती है, धामन घास मिलती है। कौन कौन सी घास मिलती है? करड़ घास मिलती है, धामन घास मिलती है, करड़ हो गया, धामन हो गया, और उसके बाद एक है तरड़ गम घास इस क्षेत्र में मिलती है। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये तीन आपको नाम दे दिए जाएंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से ये क्या है। घास के प्रकार हैं, सांपों की नस्ल है, झीलों के नाम है, तोपों के नाम है। तो ये सेवन है, करड़ है, धामन है, तरड़गम है। ये क्या है? घासों के क्या है? पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली घासों के प्रकार हैं। उसके बाद पश्चिमी जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है उसमें लाठी सीरीज होने के बाद अपन एक चीज के बारे में विशेष रूप से पढ़ेंगे और वो है चांदन नलकूप। चांदन नलकूप। चांदन जो नलकूप है वो वास्तव में क्या है? जैसलमेर का एक कुआं है और जो क्या है? लाठी सीरीज के क्या है? नजदीक पाया जाता है। और ये जो कुआं है वो कहा चांदन नलकूप क्या है? एक प्रकार से क्या है? कुआं है। और चांदन नलकूप को राजस्थान के, बहुत बार पूछा जाता है, राजस्थान का थार का घड़ा कहा जाता है। चांदन जो नलकूप है उसको राजस्थान का क्या है? थार का घड़ा कहा जाता है। और इस क्षेत्र में जो परतदार व अवसादी शैलें पाई जाती हैं, इस क्षेत्र में जो अवसादी, इस क्षेत्र में जो परतदार व अवसादी शैलें पाई जाती हैं वो टर्शियरी और प्लीस्टोसिन युग की हैं। किस युग की हैं? टर्शियरी और प्लीस्टोसीन। इस क्षेत्र में जो अवसादी शैलें पाई जाती हैं वो क्या है? टर्शियरी और प्लेस्टोसीन युग की चट्टानें हैं जिनसे पश्चिमी राजस्थान में तेल व इस क्षेत्र में तेल का उत्पादन होता है। किससे? टर्शियरी व प्लेस्टोसीन युग से। और इससे क्या है? अनेक प्रकार की गैसों का भी क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। और जो ये टर्शियरी युग और प्लेस्टोसीन युग की जो अवसादी शैलें हैं ये भी सिद्ध करती हैं कि पश्चिमी राजस्थान में जो पहले रहा है वो समुद्र रहा है और ये क्या है? एक समुद्र पर बने अवशेष हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं कि जैसलमेर का जो राष्ट्रीय उद्यान है, जैसलमेर का जो राष्ट्रीय उद्यान है, जैसलमेर के राष्ट्रीय उद्यान में आक्कल वुड फोलिस पार्क पाया जाता है। आक्कल वुड फोलिस जैसलमेर के राष्ट्रीय उद्यान में क्या है? आक्कल वुड फोलिस पार्क पाया जाता है जो जीवाश्म का अनूठा उदाहरण है। अनूठा उदाहरण है। यानी अपन को इससे ये पता चलता है कि जो राजस्थान का पश्चिमी राजस्थान का जो क्षेत्र है उसमें किसी न किसी समय क्या रहा हुआ है? समुद्र रहा हुआ है। अपन इसीलिए पढ़ रहे हैं कि जो पश्चिमी जो राजस्थान है वो क्या है? टेथिस सागर का क्या है? अवशेष है। और आज की क्लास में अपन ने पढ़ लिया है कि जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसको अपन ने दो भागों में बांटा था। किस किस में? शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। और शुष्क मरुस्थल में अपन ने इसको दो पार्टों में बांटा था
किस किस पार्ट में बांटा था? एक तो जो स्तूप युक्त प्रदेश है और एक स्तूप मुक्त प्रदेश है, इनको अपन अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। और शुष्क मरुस्थल की जो क्वालिटी है, जो अनूठे उदाहरण है, उनको भी अपन पढ़ चुके हैं। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थल। यानी अर्ध शुष्क मरुस्थल को अपन ने कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। घग्गर का मैदान, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और लूनी बेसिन। अब ये इसकी क्या क्या क्वालिटी है, ये अपन इसके बारे में कल पढ़ेंगे। क्लास यदि आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और हमारे YouTube चैनल SB ज्ञान रथ को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।